गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सीयूटी की आज की क्लास में हम लोग प्रोसेस शेड्यूलिंग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग प्रोसेस शेड्यूलिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इस पर बेस्ड कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन कई बार ये जो क्वेश्चंस हैं आपसे प्लेसमेंट के दौरान भी पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई कंपनी अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड, या जो कंपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं, या जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है ना, ये पूछ लेते हैं कई बार, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये, कई बार आपसे इंटरव्यू में वगैरह पूछ लेते हैं और ये आपके करिकुलम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है इसका एग्जैक्टली मतलब प्रोसेस शेड्यूलिंग, थोड़ा आप बताएं, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। कुछ है आइडिया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुकेश कुमार, अभी सर का थोड़ी देर पहले सेशन हुआ था। उस सेशन में आपको काफी सारी चीजें बताई गई थी, तो अभी इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछें। हम हमने डिसाइड किया है कि हम एक पेपर का आपको एनालिसिस एटलीस्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम आपको एनालिसिस भी दें और आपको क्लास भी दें, बिकॉज वी हैव नॉट इनफ टाइम। बट हम एक पेपर का एनालिसिस आपको देंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें क्वेश्चंस की सॉल्विंग अप्रोच किस तरह से डेवलप करनी है और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक पेपर का एनालिसिस देंगे। जिस तरह से हम उस एक पेपर का एनालिसिस करेंगे, आपको ये मानना पड़ेगा कि इसी तरह से हमें बाकी जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो अभी और कोई क्वेश्चंस आप ना करें, हम लोग बात करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग की। सो प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब ये है, थोड़ा हम इसकी थ्योरी पर समझें। जब हमारे पास में यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे, यूनी प्रोग्रामिंग का मतलब जब एक ही प्रोग्राम कंप्यूटर में चल रहा है। ठीक है, अगर एक कंप्यूटर में प्रोग्राम चल रहा है तो बाकी प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे नहीं चलेंगे। उस टाइम पे हमारा सीपीयू आइडियल रहेगा। आइडियल का मतलब कि वो कुछ भी नहीं करेगा, है ना। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि घर में, सपोज दैट, एक एग्जांपल के तौर पर मैं सोच रहा हूं, मान लेते हैं कि आप खाना पका रहे हैं और खाना पकाने में आपने गैस पर दाल चढ़ा दी, ठीक है, कुकर में। तो घर में अगर आप देखें, आपकी माँ या आपकी सिस्टर या आप में से कई लोग जो बहुत अच्छे कुकिंग को पसंद करते हैं, तो एक साथ कई सारे काम करते हो। यानी एक तरफ दाल आपने चढ़ा दी, दूसरी तरफ आप दूसरे काम कर रहे हो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम पर ही बेस्ड होते हैं। लाइक उन्होंने दाल चढ़ा दी, अब वो आराम से मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपको और भी काम करने थे, बट आप उस स्टेट पर आइडियल हो गए कि नहीं भैया, जब दाल पकेगी तभी हम अगला काम करेंगे। तो उस स्टेट में आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, मतलब या तो आप सो गए हो, या आप अपनी, मतलब ये अपनी रील चला रहे हो, दैट मीन्स अ पर्सनल काम, है ना। मतलब ये उस काम में नहीं आएगा कि आप कुकिंग कर रहे हो। इसी तरह से सीपीयू जो आपका रहेगा, वो अगर यूनी प्रोग्रामिंग है, तो यूनी प्रोग्रामिंग में मतलब ये है कि वो एक ही प्रोग्राम चलाएगा, चाहे वो उस समय रनिंग स्टेट में मतलब रनिंग स्टेट में है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा हो, मतलब उसको कोई यूज नहीं भी है, वो कोई रिसोर्स यूज नहीं कर रहा है और रिसोर्स खाली पड़ा है, बट तब भी वो आइडियल है। क्यों आइडियल है? क्योंकि वो यूनी प्रोग्रामिंग है। बट जब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, तो उस केस में क्या होता है कि एक रिसोर्स अगर आपका फ्री है और आपका प्रोसेसर फ्री है, तो सीपीयू उस प्रोसेस को यूज करेगा, और इवन एक प्रोसेस नहीं, मल्टीपल प्रोसेस को यूज करेगा। ठीक है, तो कैसे यूज करेगा? अब कई सारी जब प्रोसेस होंगी तो क्या होगा, आप एक ऑर्डर रखोगे। जैसे सपोज दैट कि आपने दाल चढ़ा दी, अब आपको लगता है कि मुझे लगता है 20 मिनट में ये दाल पक जाएगी, तो उस दौरान आपने ऐसे काम निकाल लिए कि चलो एक पर हम कुछ और रख देते हैं, एक गैस पर, और दूसरी में आप कुछ और उसी समय पर कर रहे हो। तो आपने अपने काम का ऑर्डर या सीक्वेंस डिसाइड कर लिया कि फर्स्टली
किसको एग्जीक्यूट करना है। समझ में आ रही? तो अब हर तरह की प्रोग्राम के लिए, हर तरह की चीज के लिए अलग अलग हमारे पास में एल्गोरिथम है, उसके हिसाब से हम अपनी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। So in the uniprogramming system like MS-DOS, when a process waits for any IO operation to be done, the CPU remain ideal. Ideal का मतलब वो कुछ भी नहीं करेगा, वो एक तरीके से स्लीपिंग मोड में चला गया, उसको कुछ नहीं करना। ठीक है। So this is the overhead since it wastes the time and cause of the problem of starvation. Starvation का मतलब ये है कि एक प्रोसेस लगातार वेटिंग स्टेट पर है, मतलब वो आप वेट ही कर रहा है ना। जैसे सपोज दैट कि घर में अगर खाना बन रहा है, दूसरा बंदा आपका इंतजार कर रहा है, उसको कह रहा है बहुत तेज भूख लगी है, पर आप कहोगे नहीं मैं तो पहले पूरी दाल पकाऊंगा, इसके बाद में पूरी सब्जी बनाऊंगा, इसके बाद में फिर रोटी बनाऊंगा, तो जो सामने वाला बेचारा भूखा व्यक्ति है वो तो भूख के कारण ही मर जाएगा। वो है एक सिचुएशन जिस पर स्टारवेशन लगा है, मतलब एक प्रोसेस काफी लंबे समय तक वेट करे, उसे कहेंगे आप स्टारवेशन। ठीक है। सो हाउएवर इन द मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, अब जो लोग मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं वो एक साथ 4 काम कर रहे होते हैं, तो उनका जो प्रोसेसिंग का ऑर्डर होगा वो एक शेड्यूल्ड होगा कि भाई पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूं अगर मेरे पास वो रिसोर्स खाली है ना। So however, the in multi-programming system, the CPU doesn't remain ideal during the waiting time of the process and it start executing other process. अगर एक प्रोसेस करंटली वेटिंग टाइम में है और रिसोर्स ओपन है, खाली है, तो दूसरी प्रोसेस को उस रिसोर्स को एलोकेट करके एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू डिफाइन विच प्रोसेस द सीपीयू विल गिवन, मतलब ये काम किसका है, किसका है, ओएस का। ये ड्यूटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी अब जो हेड है वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस किसको देनी है, पहले देनी है, बाद में देनी है, कौन सा रिसोर्स किसको पहले चाहिए। ठीक है। तो ये सारी ड्यूटी किसके हाथ में है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में है। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो मुझे बताएं। ठीक। अब बात करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इनटू द executable memory at a time and a loaded process shares the CPU using time multiplexing. टाइम मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब कि वो उतने टाइम में मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दे, क्योंकि अब हमारे पास में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, मल्टी प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग है। ठीक है। पहले के सिस्टम थे जो बहुत पुराने थे, जिसपे एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाएगी, बिकॉज हमारे पास में उतना स्पेस नहीं था, इतनी बड़ी हमारे पास मेमोरी नहीं थी, एक ही प्रोसेसर था। समझ में आ रही बात? तो क्या होता था कि एक प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट होगी, दूसरी प्रोसेस वो वेट कर रही, मतलब आप तो क्या है कि एक काम करके छोड़ दो, बैठे रहो आराम से, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, जब तक आप सो लोगे। पहले ऐसे ही होता था, है ना। और पहले इतने हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी नहीं चलाते थे, खैर वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हम लोग कौन सा काम करते थे। पर आज के समय में हमें गाने भी सुनना है, हमें गेम भी खेलना है, हमें वर्ड भी चलाना है, और हमें बेंडिंग भी करनी है, तो हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं। और पहले हम एक बार में एक ही काम करते थे, है ना, क्योंकि हमारे पास जितने रिसोर्स हैं, जितना हमारे पास में फीचर हैं, उतने ही हम यूज कर पाएंगे। तो अब शेड्यूलिंग को दो तरीके से बांटा गया है, एक है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और दूसरा है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है, इसको जरा हम अभी जब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या है एग्जैक्टली। नॉन प्रीएम्प्शन का मतलब यह है कि एक रिसोर्स मैंने आपको दे दिया और एक प्रोसेस आपको दे दी, है ना। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे आपको मैंने एक रिसोर्स दे दिया, मान लेते हैं इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक कि आप उसको पूरा यूज नहीं कर लोगे,
पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर लोगे तब तक आप छोड़ोगे नहीं, है ना। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया दिमाग में, क्योंकि मैं एग्जाम्पल सोच रहा था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में, आप लोग भी कई बार बहुत बच्चों वाली हरकतें करते हो कि मोबाइल ले लिया आपने और उस मोबाइल को तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक आप खुद बोर ना हो जाओ, है ना। और कई लोग प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का एग्जाम्पल कैसे, जैसे मम्मी ने कह दिया कि भैया आपको हम 1 घंटे मोबाइल आपको देंगे, 1 घंटे आपको देंगे, क्योंकि क्या होता है जब घर में 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो एक ही मोबाइल है, और एक ही मोबाइल को अगर एक ही व्यक्ति लिए रहेगा तो हो गया काम। एक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 3 बच्चे हैं मोबाइल एक है तो दिक्कत की बात है। तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भैया या प्रायोरिटी बेसिस पे या टाइम के बेसिस पर। अब प्रायोरिटी कैसे कि अगर बच्चा छोटा है, मतलब आप 3 भाई हो और आप सबसे छोटा है, तो प्रायोरिटी किसकी है, छोटे वाले की है, कि भैया नहीं वो छोटा है, वो समझदार नहीं, आप लोग समझदार हो, तो पहली प्रायोरिटी उसकी है ना। तो प्रायोरिटी के बेसिस पे अपन ने एग्जीक्यूट कर दिया। और आपने क्या कर दिया, टाइम क्वांटम, जैसे अभी हम राउंड रॉबिन यूज करेंगे, उसमें प्रियम्पशन यूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमने एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट के लिए आपको वो रिसोर्स दे दिया, यानी आपको मोबाइल दे दिया कि भैया आप 1 घंटे यूज कर लो, जैसे ही आपका टाइम ओवर हो, घड़ी में टाइम देखें, 1 घंटे बाद बी को ये रिसोर्स दे देना। बी का 1 घंटे का टाइम हो गया, बी ने सी को दे दिया, तो वो रिसोर्स एक तरीके से सर्कुलेट होता जाएगा जब तक कि हमारा काम पूरा ना हो जाए। बात समझ में आ रही। तो ये है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसमें हम नॉन प्रियम्प्टिव और प्रियम्प्टिव का केस यूज करते हैं। तो बेसिकली प्रियम्प्टिव नॉन प्रियम्प्टिव का मतलब, here the resource can't be taken from a process until the process completes execution। मतलब हम जब तक अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम उस रिसोर्स को नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ गई बात। The switching of the resources occurs when the running process terminates and moves to a waiting state। ये कब होगा, जब या तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए या फिर मूव कर जाए वेटिंग स्टेट में। समझ में आ रही बात, तभी नॉन प्रियम्पशन लागू होगा। अब प्रियम्प्टिव का कहना क्या है, प्रियम्प्टिव ये कहता है कि देखो कुछ जगह आप प्रियम्पशन नॉन प्रियम्पशन भी लगा सकते हो, और कुछ जगह आप प्रियम्पशन भी लगा सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपका एग्जीक्यूशन क्या है, आपका टाइम कितना लग रहा है। कई बार होता है, मैंने लास्ट टाइम अभी बहुत अच्छा एग्जांपल अभी एक मैंने अभी मोबाइल वाला जरूर दिया था, पर नॉन प्रियम्पशन चलो खैर जब दिमाग में आएगा तब बताऊंगा, है ना। मैं क्या ऐसे रियल टाइम के एग्जांपल्स ही सोचता हूं जिससे कि आपको समझा पाऊं, है ना, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आता है, टेक्निकल टर्म्स हैं। प्रियम्पशन का मतलब, जब हेयर द ओएस एलोकेट द रिसोर्स टू अ प्रोसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक टाइम तक हम दे देंगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं और ऑर्डर में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, और उसमें से एक ही रिसोर्स है, तो उस एक रिसोर्स का यूज आप कैसे करोगे, टाइम क्वांटम का डिवीजन करके, कि भैया थोड़ी देर में तुम हो आओ, थोड़ी देर में तुम कर लो, थोड़ी देर तुम कर लो, थोड़ी देर तुम कर लो, है ना, कोई भी रिसोर्स है। हाँ, स्कूल की क्लासेस का भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम लोग जैसे नॉर्मली स्कूल में क्लासेस करते हैं, स्कूल में या कॉलेज में, तो आपको हर एक 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिलता है, और 45 ड्यूरेशन में ही आपको एक तरीके से स्विच करने को मिलता है ना, अलग अलग हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था एक्चुअली में कि प्रियम्पशन कब सही है और नॉन प्रियम्पशन कब सही है, वो दिमाग में लेके अभी एग्जांपल आएगा तो मैं दिमाग में बिठाऊंगा, आपको बता दूंगा। सो ड्यूरिंग द रिसोर्स एलोकेशन द प्रोसेस स्विच फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट, और फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। अगर कोई प्रोसेस, देखो समझना बात को, जैसे मैं गेम खेल रहा था, ठीक,
हो सकता है कि मैंने एक गेम खेला और एक गेम में एक लेवल क्रॉस हो गई, तो मतलब, और हमने कहा कि भाई हमारा गेम ओवर हो गया, या हम मान के चलो कोई गेम खेल रहे थे, हमारी लाइफ लाइन खत्म हो गई और हम गेम ओवर हो गया, तो एक तो वो हो गया कि आपका प्रोसेस उतने टाइम में खत्म हो गया या उससे पहले खत्म हो गया। हमने डिसाइड किया कि जब तक हमारा गेम ओवर नहीं होगा तब तक हम रिसोर्स को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, हम गेम खेल रहे थे, मान लेते हैं कि गेम खेलते वक्त हमारा गेम ओवर हो गया, टाइम से पहले हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर टाइम 1 घंटे से ऊपर हो गया या 20 मिनट से ज्यादा हो गया तो आपकी अभी प्रोसेस थी रनिंग स्टेट पे। ठीक है ना। अब इस बात को ऐसे समझते हैं कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम उसी जगह से रिज्यूम कर लेते हैं, अगर अकाउंट अलग अलग बना दें तो आप उसी जगह से रिज्यूम कर लो, तो आपने उसको क्या डाल दिया, पॉज कर दिया, और पॉज से आपने वेटिंग स्टेट में डाल दिया, रेडी क्यू में डाल दिया। ठीक है, अब अगली वेटिंग प्रोसेस थी, जैसे दूसरा व्यक्ति था वो आया, वो उसमें आ गया, किसमें, रेडी क्यू से रनिंग क्यू में आ गया। आप, वो रेडी में था, रेडी मतलब है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें जैसे ही रिसोर्स मिलेगा हम एग्जीक्यूट कर देंगे, है ना। वेटिंग का मतलब ये हो गया कि हम वेटिंग स्टेट में चले गए, तो अब उतनी देर के लिए हम वेटिंग में जाएंगे लेकिन हम फिर से वहीं से रिज्यूम कर लेंगे, है ना, समझ में आ रही बात। तो अभी हम जब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, पर फिर भी हम एक बात को समझा दें, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर क्या होगा कि दूसरा व्यक्ति आया उतने टाइम क्वांटम तक, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर उसका गेम ओवर नहीं हुआ और अभी भी रनिंग है तो दूसरी प्रोसेस भी वेटिंग उसमें चली जाएगी, रेडी क्यू में। तो इस तरीके से प्रियम्पशन होता जाएगा और वो अपनी स्टेट्स को कंप्लीट करके उस काम को फिनिश करता रहेगा। ठीक, चलो अब बात करेंगे, दिस स्विचिंग ऑकर्स द सीपीयू में प्रायोरिटी ऑन द अदर प्रोसेस एंड रिप्लेस द प्रोसेस विद द हायर प्रायोरिटी विद द रनिंग प्रोसेस। तो अब यहां पर हम दो तरीके से प्रियम्पशन करते हैं, एक प्रायोरिटी बेसिस पर और दूसरा हम टाइम को प्ले करके। ठीक है, प्रायोरिटी में कई बार हमें लगता है कि फर्स्ट वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसको दे दिया, सेकंड, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बेटर तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। ठीक, चलो, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू क्या होता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू का मतलब ये है कि जितनी भी प्रोसेस होंगी और जो भी हम शेड्यूल करेंगे वो एक क्यू में ही रहेंगी, मतलब P0, P1, P2, P4 जितनी भी प्रोसेस है उनके लिए हम क्यू डिसाइड करेंगे, है ना। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू होगा। तो द ओएस मेंटेन ऑल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी कि पीसीबी मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है, उस प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उस ब्लॉक में सेव रहेगी, है ना। In process scheduling, the OS maintain a separate queue for each of the process state and PCB for all process in the same execution state. मतलब हर प्रोसेस के लिए पीसीबी बनेगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस पीसीबी में होगी, जिसमें, है ना, so when the state of process is changed, its PCB is unlinked from its current queue and move to the new state queue। मतलब जैसे ही उस प्रोसेस आपकी पीसीबी स्टेट ऑफ द प्रोसेस चेंज, मतलब कि कोई भी प्रोसेस है मान के चलो टर्मिनेट हो गई, तो पीसीबी क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस से अनलिंक हो जाएगा, है ना, और मूव किस में कर जाएगा, नए क्यू में कर जाएगा, न्यू स्टेट क्यू में, है ना। जो भी नया क्यू में हमारा प्रोसेस है, मान के चलो रेडी हो गया दूसरा प्रोसेस और वो आया रनिंग स्टेट में, तो क्या हो जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगा, मतलब वहां से लिंक हट करके उस पारे पर लिंक हो जाएगा। थोड़ा इसको अभी समझना, जब हम प्रैक्टिकली समझते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जॉब, अब ये जो क्यू होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, एक तो होता है जॉब क्यू, हर एक को मेंटेन करने के लिए अलग अलग क्यू बनाते हैं। एक होता है जॉब क्यू, इस क्यू में जितनी भी प्रोसेस होंगी वो हमने रख रखी होंगी। रेडी क्यू में जितनी भी प्रोसेस हमारी, देखो, सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन द मेन मेमोरी, रेडी क्यू मतलब मेन मेमोरी है, रेडी क्यू मतलब मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी में इतने प्रोग्राम्स हैं, आपकी रैम में आ जाएंगे। अब रैम से जाएगा सीपीयू में, किस में जाएगा, रैम से जाएगा सीपीयू, जैसी रनिंग स्टेट में जाएगा तो रैम से सीपीयू में जाएगा, किस में जाएगा, सीपीयू में जाएगा। ठीक है, एंड रेडी हो जाएगा, एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट, मतलब किसके लिए वेट करेगा, एग्जीक्यूट होने के लिए, है ना। अ न्यू प्रोसेस इज ऑलवेज पुट इन दिस क्यू, जितनी भी न्यू प्रोसेस होंगी वो किस क्यू में जाएंगी, रेडी क्यू में जाएंगी। ठीक है, फिर होता है एक डिवाइस क्यू, डिवाइस क्यू मतलब द प्रोसेस विच आर द ब्लॉक्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द आईओ डिवाइस कॉन्स्टिट्यूट दिस क्यू, मतलब जितनी भी हमारे पास में डिवाइसेस हैं, प्रिंटर है,
स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, आयो, जितने भी आईओ ऑपरेशंस हम आईओ डिवाइसेस के थ्रू करेंगे उसको डिवाइसेस क्यू में डालेंगे, है ना। प्रोसेस को अलग क्यू में, जॉब को अलग क्यू में, रेडी क्यू मतलब हमारा रैम में जितनी भी प्रोसेस हम एग्जीक्यूट मतलब करना चाह रहे हैं वो सारी रैम में ले आएंगे, और फिर रेडी क्यू से ही हम रनिंग क्यू में जाते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा कौन सी एल्गोरिथम हमने यूज की है उसमें। देखो सिंपल सी बात समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम उनको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल उनको भी समझ आएगा जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं। ये हमारा है जॉब क्यू। इस जॉब क्यू में जितनी भी प्रोसेस हमारी, अच्छा अब जितनी भी प्रोसेस थी वो सारी प्रोसेस इस जॉब क्यू में है कि हमें ये एग्जीक्यूट इतनी सारी करनी है। हम धीरे धीरे जॉब क्यू से कहां लेके आएंगे, रेडी क्यू में। जितनी भी प्रोसेस हम डालेंगे वो रेडी क्यू, मतलब ये ऐसा समझो आप, जॉब क्यू हमारा हो गया एक तरीके से हार्ड डिस्क में हमारे कोई प्रोग्राम रखे हैं ऐसे समझो, तो वो सारे जॉब क्यू मुझे लगता है कि हमें ये एग्जीक्यूट करना है। हम जैसे ही उसको रैम में लेके आएंगे धीमे धीमे हम सारे ओपन करते हैं तो रेडी क्यू में आ जाते हैं। फिर डिपेंड करता है वो सीपीयू कौन सी एल्गोरिथम लगा रहा है उसके हिसाब से वो सीपीयू शेड्यूल करता है ना। रेडी क्यू से शेड्यूल होंगे किसको, सीपीयू को, है ना। और सीपीयू, अब देखो सीपीयू को यदि कोई दिक्कत नहीं है तो वो तो कंप्लीट करके टर्मिनेट कर देगा, लेकिन अगर सीपीयू हमारा वेट कर रहा है किसका, आईओ इवेंट का, तो वो फिर से रेडी क्यू में जाएगा। समझ में आ रही बात। और अगर सीपीयू किसी इवेंट का वेट कर रहा है तो वो फिर से ऊपर जाएगा रेडी क्यू में। समझ में आ रही बात। और या तो सीपीयू में तुम भले ही रेडी क्यू में डाल दो, बट अगर सीपीयू ने कोई प्रायोरिटी या टाइमर लगा रखा है तो वो रेडी क्यू में जाता रहेगा। मतलब जॉब क्यू से तो रेडी क्यू में आ जाएगा, बट रेडी क्यू ही डिसाइड करेगा। रेडी क्यू को डिसाइड कौन करेगा, सीपीयू डिसाइड करेगा कि भाई कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करनी है। अब अगर आपने राउंड रॉबिन लगाई तो राउंड रॉबिन में होता है टाइम क्वांटम, तो वो एक फिक्स यूनिट पर एग्जीक्यूट होता रहता है और स्विच करता रहता है हर प्रोसेस को। तो उसी को बोलते हैं प्रियम्पशन, कि मतलब उस प्रोसेस को जब हम दोबारा रनिंग क्यू में लेके आएंगे तो वो वहीं से क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब यही होता है कि एक प्रोसेस को थोड़े टाइम यूनिट के लिए चलाया और उसको प्रिएम्प्ट करके वापस से रेडी क्यू में डाल दिया, रनिंग क्यू से रनिंग रेडी क्यू में डाल दिया, और उसकी उस स्टेट को सेव कर लिया जहां तक वो एग्जीक्यूट हुई थी। एग्जीक्यूट होने के बाद उस स्टेट को करा सेव और उसको किया प्रिएम्प्ट, मतलब स्विच कर दिया, दूसरी प्रोसेस को लेके आए, दूसरी प्रोसेस को उतने टाइम क्वांटम तक हमने चलाया। अब अगर वो एग्जीक्यूट होने के बाद फिनिश हो गई तो ठीक, टर्मिनेट कर देंगे, नहीं हुई तो फिर वापस से हम अगली प्रोसेस को या उसके साथ में प्रिएम्प्ट करते रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्विच कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, अभी आगे आएगा वो टर्मिनोलॉजी। अब सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में बेसिकली हमारा एल्गोरिथम लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है हमारे पास में कि भाई यूटिलाइजेशन क्या होता है, एलोकेशंस क्या होते हैं, थ्रूपुट क्या होते हैं, है ना। ये सब क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है कि थ्रूपुट का मतलब क्या है। थ्रूपुट का मतलब कि सीपीयू मैक्सिमम हो, शुड बी द मैक्सिमम, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट शुड बी द मैक्सिमाइज। जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस एक कम से कम समय में हम एग्जीक्यूट कर दें उसको बोलेंगे थ्रूपुट। मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट शुड बी मैक्सिमाइज। एक यूनिट टाइम में जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जीक्यूट कर दें उसको बोलेंगे थ्रूपुट। एलोकेशन का मतलब एलोकेशन ऑफ सीपीयू शुड बी फेयर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाते हैं तो किसी, जैसे क्या होता है ना कि अगर हम एक प्रॉपर काम मेंटेन प्रॉपर कह सकते हैं सिस्टम से काम करें और हमारे पास एक ही रिसोर्स है, अगर एक रिसोर्स का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं घर में एक गाड़ी है, मल्टीपल लोगों के काम है, एक ही गाड़ी है, तीनों लोगों को एक ही गाड़ी यूज करना है, तो टाइम टू टाइम हम उसको यूज करते रहें तो उस गाड़ी का प्रॉपर यूज होता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि एलोकेशन ऑफ सीपीयू शुड बी फेयर। जो भी हम रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं वो भी
फेयर होना चाहिए। ठीक है, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, सीपीयू एट मैक्सिमम लेवल, सो कीप सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि जब मल्टी प्रोग्रामिंग हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें सीपीयू ऑलवेज बिजी रहता है ना, मैक्सिमम लेवल पर ये सीपीयू का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मतलब सीपीयू आइडल स्टेट पर नहीं जाना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे घर में एक गाड़ी है, अब वो तीन लोग अपने तीनों टाइमिंग के हिसाब से अपने अपने काम के हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं, तो उस गाड़ी का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, और हमारे काम प्रॉपर हो रहा है ना, समझ में आ रही। वो एक रिसोर्स है, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारे कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। मतलब यही वो कहना चाह रहा है कि जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम लेवल पर होना चाहिए, कि सारे प्रोग्राम हमारे उस पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप एक प्रोग्राम ओपन करके बैठो तो 2 घंटे तक शांत बैठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जितने पॉसिबल हो सकते हैं रिसोर्सेज को यूज करे, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन करे, मैक्सिमम थ्रूपुट हो, ठीक है, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम हो। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि अराइवल से लेकर के टाइम कंप्लीट करने तक को हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। देखिए अभी हम बता रहे हैं, टाइम टेकन बाय अ प्रोसेस टू फिनिश एग्जीक्यूशन शुड बी द लीस्ट। जितना कम समय अगर वो ले रहा है उसको बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, जैसे हम बोले कि आप कम से कम समय में उस जगह से लौट के आ गए तो क्या बोलते हो, मैं बहुत कम समय में आ गया वापस, तो उसी को बोलोगे आप टर्न अराउंड टाइम। सो देयर शुड बी अ मिनिमम वेटिंग टाइम एंड द प्रोसेस शुड नॉट स्टार्व इन द रेडी क्यू। ये जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ताकि जो दूसरी प्रोसेस है उसका वेटिंग टाइम ज्यादा ना हो, मतलब कि कोई भी प्रोसेस स्टार्व ना हो। स्टार्वेशन का मतलब कि अधिक समय तक कोई प्रोसेस उस रिसोर्स का वेट कर रही है, तो उसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं, स्टार्वेशन। ठीक है, दो बातें होती हैं, एक होता है डेडलॉक और एक होता है स्टार्वेशन, दोनों में बहुत अंतर है। एक का मतलब यह है कि मल्टीपल प्रोसेस है और रिसोर्स एक ही है, ब्लॉक करके रखा है उसने, वो आपको नहीं दे रहा है, वो हो गया डेडलॉक। स्टारवेशन का मतलब ये है कि वो प्रोसेस यूज कर रहा है करंटली, और वो एक प्रोसेस कब से बैठी हुई है, इंतजार कर रही है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, तो अधिक समय तक वो रेडी वेटिंग क्यू में रहेगा, है ना, या रेडी क्यू में रहेगा, तो ये स्टारवेशन की प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। वहां पर मल्टीपल प्रोसेस नहीं है, दो ही प्रोसेस मान के चलो है, तो दिक्कत की बात है ना। अभी हम जब डिटेल में समझेंगे डेडलॉक वगैरह तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है, इट मींस दैट द टाइम व्हेन अ प्रोसेस प्रोड्यूसेस द फर्स्ट रिस्पॉन्स शुड बी द लेस एज पॉसिबल। रिस्पॉन्स टाइम जब सीपीयू उसको पहली बार कब मिला, है ना, उसको सीपीयू पहली बार कब मिला, वो हो गया रिस्पॉन्स, जब रिस्पॉन्स करेगा, है ना, समझ में आ रही बात। सो इट मींस दैट द टाइम when process produces the first response should be less as possible। ठीक, रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। तो ये तो हो गए कुछ। अब जो आपको प्रोसेस से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती हैं वो ये होता है, एक तो सुनोगे आप अराइवल टाइम, वर्स्ट टाइम। मैक्सिममली आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अराइवल टाइम और वर्स्ट टाइम गिवन होते हैं। कई बार अराइवल टाइम नहीं भी गिवन होगा तो प्रोसेस गिवन होगी और वर्स्ट टाइम गिवन होगा। ठीक है, हम अराइवल टाइम को मान लेंगे फिर तब 0, कि सारी प्रोसेस एक समय पर एग्जीक्यूट मतलब रेडी क्यू में आ गई। अराइवल टाइम का मतलब यह होता है कि कौन सी प्रोसेस कब कब आई। समझ में आ गई बात। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है 0, उस पर हम 4 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, एक प्रॉपर हमारा कोई भी टास्क है, उस टास्क को एग्जीक्यूट करना उन 4 लोगों के द्वारा। ठीक है, तो एक तो वो कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन वो हो गई कि एक बंदा पहले आ गया, उसने अपना काम किया, दूसरे कुछ समय के बाद आ गया, तीसरा कुछ समय के बाद आ गया, चौथा कुछ समय के बाद आ गया, तो वो अपने अराइवल टाइम के हिसाब से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। समझ में आ रही बात। तो ये अलग अलग चीजें हैं।
वर्स्ट टाइम का मतलब क्या है कि द टोटल अमाउंट, देखिए अराइवल टाइम देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूं, द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर्स इनटू द रेडी क्यू इज कॉल्ड द अराइवल टाइम। मतलब रेडी क्यू में जब कोई प्रोसेस एंटर करेगी उसको क्या बोलेंगे आप, अराइवल टाइम। और वर्स्ट टाइम का मतलब क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू टू एग्जीक्यूट द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द वर्स्ट टाइम। द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू, सीपीयू को जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको बोलते हैं वर्स्ट टाइम। अब एक और बात समझ लेते हैं, दिस डज नॉट इंक्लूड द वेटिंग टाइम। इसमें वेटिंग टाइम इंक्लूड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको ये टास्क 30 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक, ये तो मैंने आपको बोल दिया, बट आप कोई पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए कितना टाइम वेटिंग में जाते हो, ये हमें उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? जैसे मैंने आपके पास में वो बुक नहीं है कोई, और मैंने आपसे कहा कि उस बुक से आपको सवाल कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि आपके पास बुक है या नहीं है, पर आप उस बुक को पहले लेने गए, 20 मिनट आपने उसमें खर्च किए, और फिर आपने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। सो वो वर्स्ट टाइम चीज अलग हो गई और कंप्लीशन टाइम अलग हो गई। हमने आपको दिया कि इतने मिनट में आपको एग्जीक्यूट करना है, तो ये तो वर्स्ट टाइम हो गया, बट ये इन रियलिटी अगर देखा जाए तो नॉट पॉसिबल कि जो आपको दिया गया टाइम है वो आइडियली सही हम तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इट डिपेंड्स कि रिसोर्स आपके पास पहले से है या नहीं है। समझ में आ रही बात? बट कंप्लीशन टाइम मतलब क्या है, वो टाइम, द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर्स इनटू द कंप्लीशन स्टेट और द टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब जब तुम रेडी क्यू में एंटर किए थे तब से लेकर के जब तक तुमने प्रोसेस को कंप्लीट किया, वो टाइम आपका हो गया कंप्लीशन टाइम। ठीक है, फिर बात करेंगे टर्न अराउंड टाइम। द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस फ्रॉम इट्स अराइवल टू इट्स कंप्लीशन इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। और टाइम डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम, मतलब कंप्लीशन टाइम कब आपने कंप्लीट किया माइनस कर दो अराइवल टाइम, आप जब अराइव्ड हुए थे। देखो कई कई बार ऐसा भी होगा कि हम बहुत पहले ही आ गए, मतलब या बाद में आए, और उसके बाद हमने कहा टास्क कंप्लीट किया, तो पहले जब आप आए हो वो टाइम आपको माइनस करना पड़ेगा, उसे बोलोगे टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, समझ में आ रही बात? और कंप्लीशन टाइम मतलब वो टाइम जिसमें आपने कंप्लीट किया है। ठीक, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि टर्न अराउंड टाइम बताएं, वेटिंग टाइम बताएं, किसी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम बताएं या वेटिंग टाइम बताएं। और भी चीजें पूछी जाती पर मैक्सिममली क्वेश्चन आपसे टीएटी या डब्ल्यूटी के रिगार्डिंग ही पूछे जाते हैं। टाइम डिफरेंस बिटवीन द टर्न अराउंड टाइम एंड वर्स्ट टाइम, मतलब वेटिंग टाइम जब आपको निकालना है तो किसी भी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम देखेंगे, माइनस कर देंगे वर्स्ट टाइम। वर्स्ट टाइम वो जो हमने दिया आपको, टर्न अराउंड टाइम वो जिसमें आपने कोई प्रोसेस को अराइव होने से लास्ट तक एग्जीक्यूट किया। ठीक है, समझ में आ रही? द टोटल अमाउंट टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस फ्रॉम इट्स अराइव टू इट्स कंप्लीशन इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा सा टिपिकल है ये हम मान सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट से चीजों को समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कम टफ तो नहीं लग रहा है ना? आई थिंक समझ में आ रही होगी सारी बातें। देखो ये डायग्राम मैंने आपको इसीलिए लिया है कि ये चीजें समझाना है कि क्या होता है अराइवल टाइम, क्या होता है कंप्लीशन टाइम, क्या होता है टर्न अराउंड टाइम। इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा हमें समझना है। इस क्लास के नोट्स आपको इसी क्लास के नाम से मिल जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये है हमारा कौन सा क्यू, रेडी क्यू। क्या है ये? रेडी क्यू। और ये कौन सा क्यू है हमारा? रनिंग क्यू। कौन सा है? हम दो तरह के क्यूज को इस्तेमाल करते हैं इन प्रोसेसिंग, एक होता है रेडी क्यू और एक होता है रनिंग क्यू। ठीक है, जॉब पूल से हम रेडी क्यू में डालते हैं। देखिए अराइवल टाइम क्या है, जब कोई प्रोसेस आई, अराइवल टाइम मतलब प्रोसेस
enters in ready queue. In ready queue, process enters in ready queue, ये हो गया रेडी क्यू, रेडी स्टेट। ठीक है, अब देखो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट तक जाएगा, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट तक जाएगा, तो जितना टाइम उसको रेडी से रन में लगेगा उसको क्या बोलोगे? वेटिंग टाइम। समझ में आ रही बात? उसको क्या बोलेंगे? वेटिंग टाइम। और रनिंग स्टेट से कंप्लीशन स्टेट तक जाने में जो भी टाइम लगेगा उसको क्या बोलोगे? वर्स्ट टाइम। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको आर.एस. अग्रवाल के ये 10 सवाल करने हैं मैथ्स की बुक के, अगर आपके पास वो बुक थी तो आपने तुरंत सवाल करने शुरू कर दिए तो आप वो काम 20 मिनट में कर लोगे, दिस इज द वर्स्ट टाइम। बट अगर आपके पास में आर.एस. अग्रवाल की बुक नहीं थी तो आपने क्या किया? पहले आप मार्केट गए, वो बुक खरीदी, फिर उस टास्क को किया, तो दिस टाइम इज द वेटिंग टाइम। आप अराइव तो तुरंत हो गए लेकिन वेटिंग टाइम में थे। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने। अब देखो, अब आपको क्या बताना है? वेटिंग टाइम बताना है। ठीक है, देखो वेटिंग टाइम बताना है तो टर्न अराउंड टाइम माइनस वॉच टाइम। ये टीएटी मतलब क्या है? टर्न अराउंड टाइम। बीटी मतलब क्या है? वॉच टाइम। और एटी मतलब क्या है? अराइवल टाइम। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा हमने यहां पर लगाई है, अगर हम कंप्लीशन टाइम, ये हमारा सीटी है, ये हमारा बीटी है, मतलब हम यहां से यूज कर रहे हैं, है ना, ये हमारा सीटी है। सीटी में से, इस टाइम में से, इस कंप्लीशन टाइम में से यदि हम ये टाइम माइनस कर दें, वर्स्ट टाइम, सॉरी, कंप्लीशन टाइम में से यदि हम अराइवल टाइम माइनस कर दें, कंप्लीशन टाइम में से अगर हम अराइवल टाइम, जब हम अराइव्ड हुए हैं, यदि हम ये माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो, टर्न अराउंड टाइम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? पहले वेटिंग टाइम भी हो कैलकुलेट करेगा प्लस वॉच टाइम के बराबर कैलकुलेट करेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा? तो बीटी प्लस डब्ल्यूटी, या ऐसा बोलें, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, सीटी माइनस एटी इक्वल टू डब्ल्यूटी प्लस वॉच टाइम। अब इसी बात को आप क्या बोल देते हो बेटा? टीएटी, जिसको आपने बोल दिया है ना सीटी माइनस एटी। बोलो, इसको क्या बोल दिया आपने? टीएटी बोल दिया। और वेटिंग टाइम अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? टीएटी माइनस वीटी। नहीं आया समझ में? भाई इसी फॉर्मूले से आप सोचो ना, वेटिंग टाइम निकालोगे तो ये टाइम कौन सा हो गया? टीएटी, टीएटी माइनस बीटी। और टर्न अराउंड टाइम निकालना तो कंप्लीशन टाइम से अराइवल टाइम घटा दो, तो वही तो टर्न अराउंड टाइम हो गया। ठीक, क्लियर? आप कब आए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने कब से कब तक काम शुरू किया वो हो गया टर्न अराउंड टाइम, कब काम कंप्लीट किया वो हो गया कंप्लीशन टाइम। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इसी के बेसिस पे हमें पूरी कहानी सॉल्व करनी है। आपसे दो ही तरह की चीजें मैक्सिममली पूछ ली जाती हैं कि उस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम क्या है, वेटिंग टाइम क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है हर प्रोसेस का। ठीक, क्लियर? टीएटी मतलब टर्न अराउंड टाइम। फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बाकी फिर मैं आगे मूव करूं। चलो, अब बात करेंगे जरा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की, थोड़ा आप इसको रीड करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
पढ़ा? A process scheduler schedules different processes to assign to the CPU based on particular scheduling algorithm. So there are 6 popular algorithm like first come first serve, जिसे आप FCFS के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहले आएगी उसे पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। ये जो प्रोसेस होती है नॉन प्रीएम्प्टिव होती है नॉर्मली, चाहे किसी भी तरीके से आए, इसको तो वैसे यूज करना है, जैसे आएगी वैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे इसमें एग्जीक्यूशन टाइम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। ठीक। दूसरी प्रोसेस होती है, एल्गोरिथम होती शॉर्टेड जॉब नेक्स्ट। इसका मतलब ये है जिसका वर्स्ट टाइम सबसे कम हो उसको पहले एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है। इसके बाद हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कि किसी भी प्रोसेस को हम प्रायोरिटी दे देंगे। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, राउंड रॉबिन एंड मल्टीपल लेवल क्यूज, इनको हम प्रियम्पशन और नॉन प्रियम्पशन दोनों के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक। तो बढ़ते हैं आगे, एक एक प्रोसेस को समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। FCFS क्या है? जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो भी जॉब पहले आएगी, अगर हमने FCFS लगाई है तो जो पहले आएगी उसी को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं कि उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक। पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि इट इज अ नॉन प्रियम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नॉर्मली ये तो नॉन प्रियम्प्टिव ही होती है। ठीक है, इसको प्रियम्पशन करने का कोई ज्यादा विशेष मतलब नहीं है, पर आप करना चाहो वो अलग बात है, कर सकते हैं। तो वो फिर FCFS के बेसिस पे काम तो नहीं करेगी प्रॉपरली, पर फिर भी आप कर सकते हैं। पर नॉन प्रियम्प्टिव ही होती है ये, है ना। प्रियम्प्टिव हम इसको कई जगह नहीं बोलते हैं। easy to understand and implement, its implementation is based on the FIFO queue। FIFO मतलब first in first out, and poor in performance as an average waiting time is high। ये कब पुअर परफॉर्मेंस देगी? जब वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाए। तो अब पहले तो ये हमारे पास में है न्यूमेरिकल। ठीक है। इस न्यूमेरिकल के हिसाब से हमें इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आपसे पूछ लेंगे कि भाई इसका टर्न अराउंड टाइम बताओ, इसका कंप्लीशन टाइम बताओ, है ना, या इसका कंप्लीशन टाइम नॉर्मली कम पूछते हैं, पर एवरेज वेटिंग टाइम पूछ लेते हैं, या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना है ये पूछ लेते हैं। ठीक। तो इसको कैसे करेंगे बताइए। मान लेते हैं कि देखिए इसमें हम जो एग्जीक्यूशन करते हैं इसको बोलते हैं गैंट चार्ट। हम पहले बनाते हैं इसके लिए गैंट चार्ट, तभी हम इसको बता पाएंगे। और इसको हम रेडी क्यू के से रनिंग क्यू, ये हमारे पास में रनिंग क्यू है जिसमें हम जो भी प्रोसेस है वो लेके आते रहेंगे। ठीक है। अब पहले तो हमारी जो प्रायोरिटी है, हम कहीं से भी हमारा अराइवल टाइम कहीं भी कितना भी दिया गया हो, ठीक है, पर हमारी शुरुआत कहां से होगी? 0 से। ये हम इस यहां पर लेफ्ट और राइट लिखते चलते हैं, नीचे लिखते हैं। जीरो टाइम में, जीरो टाइम में कौन सी प्रोसेस अराइव्ड हुई? बोलो। P1। तो पहले हम P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब देखो P1 प्रोसेस पहले आ गई हमारी, P1 प्रोसेस पहले आ गई, और भाई इसका वेटिंग टाइम अब कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि पहले ही पहले इसको CPU मिल गया। तो ये कितना टाइम एग्जीक्यूट करेगी भाई? बोलो 7। और ये नॉन प्रियम्प्टिव है, याद रखें। इसका मतलब पूरा 7 चलाएगी, इसके बाद ही ये स्टॉप करेगी, मतलब एग्जीक्यूट टर्मिनेट होगी। अब बात करेंगे कि देखो 0 से लेकर 7 यूनिट टाइम तक हमारे पास में दो प्रोसेस P2 आ गई और P3 आ गई। ठीक है। देखो ना 0 से 7 में, क्योंकि इनका अराइवल टाइम 1 है और 3 है, पर 0 टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस थी। अब दो प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में है। ठीक है।
ये है हमारी रेडी क्यू। P1 आ चुकी, P2 और P3 एक साथ आई, P2 और P3 एक साथ आई, ये हमारा क्या हो गया एक तरीके से रेडी क्यू। हालांकि इसमें हमें कोई आवश्यकता नहीं होती रेडी क्यू की, इसलिए हम इसमें रेडी क्यू प्रिपेयर नहीं करते। क्यों? यहां पर हमें यह देखना है कि कौन सी पहले आई, जो पहले अराइव्ड हो गई उसको पहले एग्जीक्यूट कर दो। फिर हमारे पास में P2 प्रोसेस आई और P2 को कितने टाइम तक एग्जीक्यूट किया? 3 टाइम। तो 7 से 3 हो गए कितने? 10। और इसके बाद आई P3, कितना टाइम लिया? 4। तो कितना हो गया ये? 14। समझ में आ रही बात? अब देखो थोड़ा इसी के लिए बेसिस पर हम आगे टेबल बनाएंगे और हम लिख लेते हैं कंप्लीशन टाइम CT, TAT, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। ये हम टेबल बनाएंगे यहां पर। प्रोसेस P1 कब कंप्लीट हुई? बोलो। 7 पर कंप्लीट हुई। P2 कब कंप्लीट हुई? 10 पर। और P3 कब कंप्लीट हुई? 14 पर। अब हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। TAT बराबर क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और WT बराबर क्या होता है? कंप्लीशन नहीं, TAT माइनस वर्स्ट टाइम। तो पहले हमको निकालना क्या है? TAT निकालना है। कंप्लीशन टाइम हमने देख लिए, जो राइट कॉर्नर पर होते हैं ना नंबर्स, वो हमारे कंप्लीशन टाइम शो कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम 7 है। किसका? P1 का। P2 का क्या है? 10 है। P3 का क्या है? 14 है। अब TAT मतलब हमारा उस प्रोसेस को, एक किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन स्टेट तक जाने में कितना टाइम लगा, उसमें से अराइवल टाइम, मतलब कंप्लीशन टाइम से हम क्या घटा रहे हैं? अराइवल टाइम घटा रहे हैं। तो अगर हम देखें इसका अराइवल टाइम है 7, 7 माइनस 0 किया तो कितना बचा? 7 बचा। और 10 माइनस 1 किया तो 9 बचा। और 14 माइनस 3 किया तो 11 हो गया। अब बता रहा है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब कि एक प्रोसेस अराइवल से एग्जीक्यूशन तक गई, उसने कितना वेट किया। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है कि टर्न अराउंड टाइम से क्या घटा दें? वर्स्ट टाइम घटा दें। तो 7 माइनस 7 कर दिया तो 7 माइनस 7 कर दिया तो कितना हो गया? क्योंकि प्रोसेस P1 को 0 टाइम पे अराइव कर दिया और P1 ही पहले एग्जीक्यूट कर दी, तो P1 के लिए कोई वेटिंग टाइम नहीं होगा। लेकिन P2 के लिए वेटिंग टाइम होगा, क्योंकि P1 0 पे अराइव्ड हुई और P2 कितने टाइम पे अराइव्ड हुई? 1 पे। अब देखते हैं P2 के लिए कितना अराइवल हुआ। 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 तो कितना हुआ? 6। क्यों? क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना हुआ था? 7 था। तो ये पूरी एग्जीक्यूट करेगा, भले ही तुम एक नंबर पर आ क्यों ना गए हो, है ना। जैसे हम थोड़ा सा इसको और बता दें, यदि हम इसको डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए कि नहीं? अब हमारा देखो P1 यहां पर P0, थोड़ा हम अलग अलग कलर से बना देते हैं, बहुत बेसिक से बता रहे हैं हम ये बात। P0 सॉरी, P1 आ गई, P2 आई और P3 आ गई। P3 इस समय पर आ गई थी, P2 इस समय पर आ गई थी। बट जब तक P1 पूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक P2 को और P3 को वेट करना पड़ेगा। तो अब P3 का वेटिंग टाइम कितना हुआ? 11 माइनस 4 मतलब 7। आई बात समझ में कि नहीं? CPU टाइम और वर्क टाइम एक ही बात है। ठीक है, CPU जो टाइम है, कई बार एग्जीक्यूशन टाइम बोल देते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम भी वही हो गया, लेकिन कंप्लीशन टाइम का मतलब जब वो कंप्लीट हुई। ठीक है, याद रखना। तो ये कई बार अलग अलग टर्मोलॉजी में भी पूछ लेते हैं, बट उससे आप अभी परेशान मत हो, पहले तो कंसेप्ट समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब देखो हमसे पूछा जा रहा है कि हर प्रोसेस का तो हमने बता दिया, कई बार हमसे पूछ लेते हैं एवरेज वेटिंग टाइम कितना है।
तो अगर इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 6 + 7/3। तो कितना हो जाएगा, 13/3 मतलब बोलो, 3 4 जा 12, 4 पॉइंट है 4.110 आएगा ना, क्यों, बस यही आ जाएगा। ठीक, क्लियर। नोट करना है तो आप नोट कर लें, क्योंकि आपको नोट्स में ये सॉल्व नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद सॉल्व किया यहां पर। इस सवाल को समझने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बता दें। ये हमारी कौन सी एल्गोरिथम है, FCFS, उसी का ये न्यूमेरिकल है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए, हमारे पास में 3 जॉब्स हैं, ठीक है, P1 P2 P3। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप एक काम को करने जा रहे हो, उसमें 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है या 3 प्रोसेस हैं, 3 अलग अलग काम अलग अलग कर रहे हैं, वो एक उसी काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो P1 का काम है 7 यूनिट करेगा, P2 3 यूनिट काम करेगा और P3 4 यूनिट काम करेगा। लेकिन कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, अराइवल टाइम से डिसाइड होगा। तो अराइवल टाइम मतलब पहले P1 आ गया है, तो जब पहले P1 आ गया है तो ध्यान रखो ये FCFS क्या है, फीफो क्यू, मतलब जो प्रोसेस पहले आएगी उसको पहले एग्जीक्यूशन का टाइम मौका मिलेगा, है ना। तो P1 आ गई जीरो टाइम पे, जीरो टाइम पे जैसे ही आ गई, अब देखो इसको किसी और प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, FCFS में यही एक बात है, इसको किसी और प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, तुम वेट करो करते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो अपना काम पहले कंप्लीट करूंगा तभी वो जगह छोड़ूंगा, तभी उस रिसोर्स को मैं छोड़ूंगा, अदरवाइज आपको मैं फ्री नहीं करूंगा, ठीक है। तो P1 ने 7 यूनिट तक एग्जीक्यूट किया और टर्मिनेट हो गई। अब 1 टाइम है P2 का, 1 टाइम पर आ गई P2 और 3 टाइम पर आ गई P3। तो P2 और P3 में से पहले कौन आया, ये आया, तो P2 इसके बाद एग्जीक्यूट होगी। अब P2 का एग्जीक्यूशन टाइम या वर्स्ट टाइम कितना है, 3 है। 7 पर ये एंड हुई थी, 7 के बाद 3 जोड़ दो तो कितने पर एंड होगी, 10 पे। कौन सी, P2। समझ में आ रही बात, ये कौन सी प्रोसेस है, P1। P1 कितने पर एंड हुई, 7 पर, तो हमने लिख दिया। अब बात करते हैं, P2 पूरी एग्जीक्यूट हो गई, भले ही P3 3 नंबर पर आ गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर P3 को जब तक P1 और P2 एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगी, क्योंकि अराइवल जिसका पहले होगा वही एग्जीक्यूट होगी, तो तब तक P3 एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर P3 का वर्स्ट टाइम कितना था, 4, यानी एग्जीक्यूशन टाइम कितना था, 4 था, तो यहां पर P3 14 नंबर यूनिट पर कंप्लीट हुई। अब कंप्लीशन टाइम कैसे लिखते हैं, जो ये राइट में नंबर लिखा है, किसी प्रोसेस का राइट में नंबर लिखा है, लेफ्ट में कब अराइव्ड हुई है, राइट में क्या बताएंगे हम, उसका कंप्लीशन टाइम, ठीक है। और P2 को कब कितने समय टाइम पर मिला है रिसोर्स, 7 नंबर यूनिट पर मिला है ना, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अभी इसमें रिस्पॉन्स टाइम वगैरह आपसे नहीं पूछता है ना, क्योंकि इस केस में अगर हम रिस्पॉन्स टाइम निकालते हैं तो भी लगभग सेम ही आ जाता है ना, जरूरत अभी नहीं है हमें। फिर P2 हमारा 10 पे एग्जीक्यूट हो गया और P3 हमारा 14 पर एग्जीक्यूट हो गया। समझ में आ रही बात। फिर अगर आपसे कभी टर्न अराउंड टाइम पूछ ले, तो अगर आपसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछ ले, TAT पूछ ले, तो आप एवरेज निकाल दोगे, 7 + 9 + 11/3, तो कितना आ जाएगा, 11 20 + 27/3, तो कितना आ जाएगा, 9। बस यही आपको बताना है, ठीक। ये नोट कर लें अगर किसी को नोट करना है तो। समझ आ रहा है, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कई बार,
बहुत इजी रहते हैं और ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट करें। अब बात करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब। हाँ, फीफो कह सकते हैं आप एफसीएफएस को, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट, इसको पढ़िए जरा। शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एस जे एन भी बोल सकते हैं, कई बार इसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी बोल देते हैं, है ना? तो कंफ्यूज ना हो, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, एस जे एफ, एस जे एफ, है ना, ये लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, इसके नाम से भी जानते हैं। दिस इज अ नॉन प्रिएम्प्टिव प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये दोनों होती है, नॉन प्रियम्पशन भी कर सकते हैं और प्रियम्पशन भी कर सकते हैं। इसका जो प्रियम्प्टिव वर्जन होता है वो एसआरटीएफ होता है, बेसिकली एसजेएफ का, है ना। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, उसको बोलते हैं हम एसजेएफ का प्रियम्प्टिव वर्जन, बेसिकली इसको हम प्रियम्प्टिव भी कर सकते हैं। सो बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज द वेटिंग टाइम, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जिसका वर्स्ट टाइम सबसे कम हो, हम ये देखते हैं बेसिकली, है ना। Easy to implement in the batch system where the CPU time is known in advance. Impossible to implement in interactive system where required CPU time is not known. ये कब दिक्कत करेगा? जब हमें इंटरेक्टिव सिस्टम में इंप्लीमेंट करना हो जहां पर सीपीयू का टाइम गिवन ही ना हो, ठीक है। So the processor should know in advance how much time process will take. प्रोसेसर को पहले से ये एडवांस में पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस कितना टाइम लेगी, तभी आप कह पाओगे। अगर आपको ये बात पता ही ना हो कि ये वाला जो काम है वो कितना समय लेगा, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि पहले कौन सा करें, बाद में कौन सा करें और उसके बाद कौन सा करें? कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता है कि भाई, कई बार आप जैसे पूछते हो किसी व्यक्ति से, भैया ये काम हमारा कर दोगे, कितने टाइम में करोगे? तो वो कहता भैया हम बता नहीं सकते आपको कितना टाइम लग जाए इसमें। कई बार ऐसा होता है, हम जब कभी भी रियल टाइम में काम कराते हैं और जब आपको पता है कि वो कहेगा कि हम 2 दिन लेंगे, वो कहेगा हम एक दिन लेंगे, हम 1 दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो आप अपने हिसाब से जिसका कम समय है और जो आपको लगता है कि पहले हम ये कर सकते हैं, तो आप उसको करवा लेते हो, उसके बाद आप उसको अगली वाली प्रोसेस को शेड्यूल करते हो। ठीक उसी तरह से एसजेएफ भी अपना काम कर देता है। तो एसजेएफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं और एसजेएफ को कैसे हम चलाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम एक लेते हैं रेडी क्यू, और रनिंग क्यू लेते हैं, और रनिंग क्यू को भी हम इसी तरह से दिखाते हैं। देखिए, 0 पर हमारा अराइव्ड कौन सा प्रोसेस हो रहा है? P1, है ना, ठीक है। इसमें बेसिकली हम अराइवल नहीं देखते हैं, इसमें सीधा सीधा हम वर्स्ट टाइम देख लेते हैं, पर हम शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा
कौन सा है प्रोसेस? P2, जिसका वर्स्ट टाइम सबसे कम है। ठीक, तो हम P2 को चला देंगे 0 से 3 तक में। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और 0 से लेकर 3 तक में हमारी सारी प्रोसेस हमारी अराइव्ड हो जाएंगी। लेकिन अब देखो P3, इसके बाद P3 आएगा। 0 से देखो, 0 से 1 तक में सीपीयू नहीं, कोई काम ही नहीं करेगा, आइडियल स्टेट में रहेगा, है ना। 0 से लेकर 3 तक में जब ये जाएगा तब तक नहीं, लेकिन नहीं नहीं, इसमें आइडियल तो खैर नहीं रहेगा। वर्स्ट टाइम आपको इसमें अराइवल से बेसिकली ज्यादा यूज नहीं है इसमें, अराइवल का नॉर्मली, है ना। अराइवल से हम नहीं देखते हैं मैम, इसमें हमारा मैक्सिमम जो टारगेट होता है वो ये होता है कि वर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, तो अराइवल टाइम हम लेंगे शुरुआत 0 से ही। हमारा जैसे 0 पे आया, समझो जरा, 0 से हम P1 को चलाएंगे। अब ये देखो नॉन प्रिएम्प्टिव वर्जन है, जब ये नॉन प्रिएम्प्टिव का केस है तो हम भले ही P1 हमारी आ गई है, लेकिन P1 पूरी एग्जीक्यूट कराएंगे 7 तक, समझना बात को। उसमें P2 का कम है और P3 उससे मतलब इससे कम है। सबसे ज्यादा वर्स्ट टाइम किसका है, इसका है। ये दोनों छोटे हैं इससे। और अगर नॉन प्रिएम्प्टिव का केस है, ये नॉन प्रिएम्प्टिव मोड है। कौन सा मोड है? नॉन प्रिएम्प्टिव। अगर नॉन प्रिएम्प्टिव मोड है तो हम अराइवल से इसको नहीं देखेंगे। प्रिएम्प्टिव मोड है तो हम अराइवल से ही देखेंगे, बिना अराइवल के हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं। फिर उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि एक एक यूनिट तक चलाते हैं। जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएंगी उसे से हम उसको चलाते जाएंगे और उसको मेंटेन करते रहेंगे। किसको? रेडी क्यू को। अभी हाँ, अभी अराइवल इसमें हम ज्यादा विशेष इस पर ध्यान नहीं देंगे। अभी तो सिर्फ हम ध्यान देंगे कि किसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है और उसको कब प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है ना। इसके बाद हमारा P3 आएगा, और P3 ने कब कंप्लीट किया? 7 तक। और इसके बाद P1 कितना होगा? 14 होगा। बस यही मेन है इसमें। एसजेएफ में अगर प्रिएम्प्टिव वर्जन नहीं है तो इजी है, ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे इसका कंप्लीशन टाइम, और क्या निकालेंगे? टर्न अराउंड टाइम, और क्या निकालेंगे? वेटिंग टाइम। कंप्लीशन टाइम अगर हम देखें P1 का तो कितना है? 14। P1 का कितना है? 14। P2 का कितना है? 3। और P3 का कितना है? 7। ठीक है, शुरू हम 0 से ही करेंगे, अराइवल हम करवाएंगे, लेकिन क्या होगा कि इसमें हम अराइवल के बेसिस पर नहीं देख सकते। अगर हमने अराइवल के बेसिस पर देखा और फिर नॉन प्रिएम्प्टिव वर्जन चला दिया तो फिर तो वो एफसीएफएस हो गया ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अभी निकल जाएगा, वेटिंग टाइम भी निकलेगा, वैसे ही निकलेगा, निकलेगा तो वैसे ही, है ना, निकलेगा तो वैसे ही। अब जैसे अगर हम टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, किसका निकालेंगे? तो टीएटी बराबर क्या हो जाएगा? कई बार आपको अराइवल टाइम गिवन ही नहीं होगा, या हो सकता है इस स्टेट में हम ये कह दें कि तीनों का अराइवल 0 है, सेम ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, है ना। इसमें अराइवल टाइम मिनिमम बहुत ही कम देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रिएम्प्टिव वर्जन पे हम चलाते हैं उसको बेसिकली, है ना। पर अगर दे भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टीएटी क्या होगा हमारा? सीटी माइनस एटी। और अगर हम डब्ल्यू टी बोले तो टीएटी माइनस बीटी। अब टर्न अराउंड टाइम निकाल लो, कंप्लीशन टाइम से अराइवल टाइम माइनस कर दो, तो फिर सब सेम ही आ जाएंगे, जरूरत ही नहीं। तो इसमें आपसे टर्न अराउंड टाइम कम पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? वेटिंग टाइम। ठीक, वेटिंग टाइम ही आपसे ज्यादातर पूछता है वो। तो वेटिंग टाइम अगर हम देखें इसमें कितना होगा? वेटिंग टाइम का मतलब टर्न अराउंड टाइम, तो मान लेते हैं अभी कंप्लीशन टाइम ही हमारा यही है, ठीक है, मान लेते हैं। तो 14 माइनस 7 कितना हो गया? 7।
और इसके लिए कितना हो जाएगा 3 - 3 P2 हमारा 0 और 7 - 4 मतलब 3। तो यही हमारे वेटिंग टाइम भी होगा यहाँ पर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें बहुत इजी पूछ लेते हैं। ये 7 + 3 हो गया 10/3, कितना हो गया 10/3, तो कितना आ गया ये 3.33। हाँ भाई मान लेते हैं, इसमें नॉन प्रिएम्प्टिव प्रिएम्प्टिव दोनों वर्जन का होता है, लेकिन ये नॉन प्रिएम्प्टिव मोड है। ठीक, बात समझ में आ गई। ये नॉन प्रिएम्प्टिव है। अगर इसका प्रिएम्प्टिव हो जाएगा तो फिर हम इसमें अराइवल टाइम की प्रायोरिटी देंगे, याद रखना। फिर बिना अराइवल के काम नहीं होगा। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि जिसका अराइवल 0 है, जैसे मान लो जिसका अराइवल 0 है, तो क्या करेंगे, पहले P1 को 1 यूनिट तक चला देंगे जब तक दूसरी प्रोसेस आएगी, फिर उसको 1 यूनिट चलाएंगे, क्योंकि फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि किसका वर्स्ट टाइम उस यूनिट के बाद कितना है। समझ में आ गई बात? नहीं नहीं नहीं, नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि नहीं, वो फिर अपन अभी जब आएंगे उस वर्जन पर तो ज्यादा अच्छे से, अभी इस क्वेश्चन में अगर करेंगे कोशिश करेंगे ना तो दिक्कत आएगी। समझ समझ गए ना आप मेरी बात को? उसको अपन करेंगे, वो मैं माइनस करूंगा ना मैं उसमें से, वो इसका केस क्वेश्चन हमने ले रखा है। P3 का वेटिंग टाइम 0 कहाँ लिखा है, 3 तो लिखा है बेटा। लिख दिया ना मैंने, ये नॉन प्रिएम्प्टिव केस है, इसका मोड है नॉन प्रिएम्प्टिव। ठीक है, ये मोड है नॉन प्रिएम्प्टिव, नॉन प्रिएम्प्टिव का केस है ये। अभी मैंने इसमें मान लिया कि सारे अराइवल जो है वो 0 पर आ गए हैं। ठीक, क्लियर? अरे भाई, हमें इसमें मेनली देखना होता है जब एसजेएफ हम लगा रहे हैं तो वर्स्ट टाइम को ही देखते हैं। जिसका वर्स्ट टाइम सबसे कम उसको पहले एग्जीक्यूट कर दें, उसके कोई दिक्कत नहीं। इसमें अराइवल पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, इसलिए अराइवल अभी हमने इसमें 0 दे दिए, क्योंकि हमने एक ही क्वेश्चन लिया, उसी क्वेश्चन से हम बाकी सारे एल्गोरिथम कर रहे हैं। ठीक है, अलग वाला भी बता देंगे, पर पहले इसको समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए, है ना। तो पहले हमारा वर्स्ट टाइम देखें तो P1 P2 P3 में सबसे कम किसका है, P2 का है। तो 0 से लेकर 3 को पूरा एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि नॉन प्रिएम्प्टिव का केस है। फिर हमने P3 को अराइव कर दिया। P3 जो है हमारा, क्योंकि देखो अराइव्ड हो गई हमारी P1 भी और P3 भी, सारी हो गई हमारी, इस टाइम तक अराइव्ड भी हो गई। ठीक है, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना वैसे भी। हमें क्या करना है, अब 4 और 7 में से देखना कि किसका वर्स्ट टाइम कम है, तो किसका किसका है, P3 का है। P3 का हमने चला दिया 4 यूनिट, यानी 7 तक कर दिया। फिर हमारी P1, अब दोनों एग्जीक्यूट हो गए, टर्मिनेट हो गई, ये खत्म, तो बची कौन सी, P1। लास्ट में P1 को चला दिया। बस आपको कंप्लीशन टाइम लिखना होगा। इसमें बेसिकली अराइवल टाइम 0 है तो टर्न अराउंड टाइम की हमें बात नहीं करनी होती है, वेटिंग टाइम की बात करनी होती है। तो वेटिंग टाइम कितना आ रहा, 3.33। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर इसी एल्गोरिथम को एफसीएफएस से किया था तो 4.33 वेटिंग टाइम मिला था हमें। मिला था नहीं मिला था, 4.33। लेकिन इसी एल्गोरिथम को अगर हमने एसजेएफ से किया तो 3.33 मिला है, जो कि सही है। टीएटी भी निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है यार, निकाल लो, इसमें भी टीएटी निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है, इतना इतना कहां परेशान हो रहे हो आप। निकाल तो दिया टीएटी। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, अराइवल टाइम गिवन है तो आप 0 लेके कर दिया। नहीं भी गिवन होता है कई बार तो आप 0 मान लेते हैं, और अगर है तो उससे माइनस कर दो, उससे क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलो अब आज की क्लास में इतना ही कर पाएंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वगैरह है वो सारी अब हम अगली क्लास में, कल की क्लास में कंप्लीट करके प्रोसेस शेड्यूलिंग को फिनिश करेंगे। ठीक,
ठीक है। हाँ, परेशान मत हो आप लोग, इस एग्जाम्पल को दोबारा से आप देखो। एसजे ऐप में सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वर्स्ट टाइम देखना है, और एफसीएफएस में अराइवल टाइम को देखते हैं कि कौन सी है। जो पहले आ गई उसको पहले पूरा एग्जीक्यूट कर दो, बाकी को बाद में एग्जीक्यूट करो। एसजेएफ में जिसका वर्स्ट टाइम सबसे कम उसको पहले एग्जीक्यूट कर दो, बस यही ध्यान देना होता है। बाकी अब जो एल्गोरिथम आपको मिलेंगी उसमें हम बहुत सारी चीजों को और समझेंगे। ठीक है, जब हम एसजेएफ का प्रीएम्प्टिव वर्जन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। वेरी गुड, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है।